This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः भाद्रपद शुद्ध एकादशी दिनांक 17 सितंबर 2021 रसरत्न समुच्चय गिरिसिंधु शंखं चक्रं यथोकान् दधतमृतकटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुक्त्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगतवन प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणोऽग्निसमारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत् कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयप्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेक्षणीय सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमामि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः गिरिसिन्दूरं महागिरिषु चाल्पीयः पाषाणन्तस्थितो रसः शुष्कशोणस्य निर्दिष्टो गिरिसिन्दूरसंज्ञा। तो बड़े बड़े पर्वतों में पाषाणंत स्थित अल्पः रसः, पाषाण में स्थित अल्प इस प्रकार का रस, शुष्कः शोणः वो सूखा होता है और रक्तवर्ण का होता है। निर्दिष्टो गिरिसिन्दूर संज्ञा, उसको गिरिसिंदूर इस प्रकार से कहा जाता है। तो मालूम नहीं गिरिसिंदूर बाजार में मिलता है क्या, या सिंदूर को ही गिरिसिंदूर कहते हैं। त्रिदोष शमनम भेदे रसबंधनम अग्रिमम देहलोकरम नेत्र्यम गिरिसिंदूरम युक्तम्। तो त्रिदोष शमन भेदी अग्रिमम रसबंधनम तो पारद बंधन में श्रेष्ठ देहलोकरम और नेत्र्य, ये नेत्र्य फलश्रुति काफी औषधियों के बारे में आ रही है और उतना हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। गिरिसिंदूरमीरितम is it available in the market? अतः हिंगुलः शुकतुंडाख्य हंसपाकस्तथा परः प्रथमोल्पगुणस्तत्र चर्मारस्थ निगद्यते। पहला शुकतुंड जो है वो अल्पगुण, और उसको चर्मार भी कहते हैं। श्वेतरेख प्रवालाव हंसपाक सही, श्वेतरेखा और प्रवाल जैसे दिखने वाला ये हंसपाक बताते हैं। हिंगुल सर्वदोषज्ञो दीपनोति रसायनः सर्वरोगहरो वृक्षगारणाय अधिशिष्यते। तो ये सर्वदोषज्ञ है दीपन अति रसायन सर्वरोगहर वृक्ष और जारणाय अतिशस्यते।
जारणा के लिए अच्छा है। एतस्माद् आरुतः सूतो जीर्णगंध समो गुणैः। तो उससे पारद निकाला जाता है जीर्णगंध समो गुणैः। और वो जीर्णगंध सम गुण से हिंगुल जो है वो जीर्णगंध गंध सम गंध का समान है। तत्र तयोर्मध्ये प्रथमः शुकतुण्डाख्या अल्पगुणः हंसपाकाख्य हिङ्गुलापेक्षा इति बोध्यम्। चर्मारचितस्य नामान्तरम्। यद्वा तत्र वक्तव्येषु विविधेषु हिङ्गुलेषु मध्ये प्रथमः चर्मारः स अल्पगुणः, द्वितीया शुकतुण्डाख्या, अपरा हंसपाकः इति त्रिविधा। तथा च भावप्रकाशे दरदस्त्रिविधः प्रोक्तः चमारः शुकतुण्डकः हंसपादस्तृतीयस्यात् गुणवान् उत्तरोत्तरम् चमार शुक्लवर्णः स्यात् सपीतः शुकतुण्डकः जपात् स्मसङ्काशो हंसपादो महोत्तमः। अत्र च प्रतिलोमतन्त्रयुक्तिन्यायेन आदौ द्वितीय तृतीया बुद्ध्या पश्चात् प्रथमम् उक्तवान्। प्रतिलोमतन्त्रयुक्ति मैंने पहली बार सुना। हाँ, श्वेतरेखा इति शुभ्रोज्ज्वल रेखा विशिष्ट जारणाय भस्मीकरणाय जीर्णगंध समं शोधित गंधक सदृशः जीर्णशुद्धेन शोधितो बुद्ध्या अथवा जीर्णगंधसना गंधिक द्राव सम गंधक धृतिरेव गंधक जारणा उच्यते। तो जीर्णगंध का मतलब एक तो शोधित गंधक या फिर गंधक धृति, वो वही गंधक की चारणा है, तो उसको समझ लेना है। सप्तकृत्वार्धकद्रावैः लकुचस्याम्बुना पिबा शोषितो भावयित्वा च निर्दोषो जायते। तो 7 बार आर्द्रक की भावना देने से या लकुच की भावना देने से, लकुच इस प्रकार से शोधन में काफी आया है जो त्रिदोष कारक है वास्तव में, लेकिन यहाँ पे दिखाई देता है कि वो शोधन की प्रक्रिया में बताया गया इस प्रकार का। शोषितो भावयित्वा च निर्दोषो जायते, और शोषित और भावित इस प्रकार से निर्दोष हो जाता है। तो त्रिदोषज्ञ है, रसायन है, अतिरसायन है, सर्वरोग है, वृक्ष है, तो शायद थिंगुल इतना प्रयोग में नहीं है। और आर्द्र के स्वर सात भावना एक तो काफी आसान है कराने के लिए। किमत्र चित्र दर्द स्वभाविता क्षीरेण मेष्या भूषो वर्गैः एवं स्वर्णं भौगर्मतापितं करोति साक्षात् हरकुङ्कुमप्रभं वरकुङ्कुमप्रभम्। किमत्र चित्रं दरद स्वभाविता क्षीरेण मेष्याः बहुशोम्लवर्गैः। तो मेषी क्षीर से स्वभावित अगर किया जाए दर्द, और बहुशा अम्ल वर्ग ही, अम्ल वर्ग से बार बार उसका भाव, उसकी भावना दे। एवं सुवर्णम बहुघर्म तापितम करोति साक्षात् वरकुंकुम प्रभम। मेषोदुग्धेन मेषी दुग्धेन तथा अम्लवर्गेण च सप्तवारान् भावितं हिङ्गुलं सेवितं प्रखरातपतप्तं नरप्रवर कुंकुम सदृश शोभन वर्णन करोति नरम। ये भावना देने के बाद धूप में उसको सुखाना है, प्रखर धूप में उसको सुखाना है,
तो ये नरम का प्रवर कुंकुम सदृशम शोभन वर्णन करो अथवा उक्त प्रकार शोधित हिंगुलम स्वयोगेन वह्निना बहुवारम् आरितं सुवर्णं प्रवर कुंकुम सदृशम सुवर्णं करोति। तो सुवर्ण निर्माण करता है ये ठीक है, अच्छा वर्ण निर्माण करता है। लिकुच तैल अवेलेबल, वैद्यरत्नम यूज्ड इन वातरक, कैप्सूल हिंगुल भस्म अवेलेबल। क्योंकि हिंगुल पारद बनाने की एक विधि है, पूर्वपातन पारद का होता है। तो लेकिन हिंगुल ही इस प्रकार से प्रयोग में नहीं लाया जाता, तो शायद ये बनाना थोड़ा आसान रहेगा। और एक बार शुद्धि हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि दरदहा पातना यंत्रे पातितश्च जलाश्रय, तो जलाश्रय पातना यंत्र में उसको अगर पतन करे उसका तत्सत्वम सूत संकाशम जायते नाथ संशय, तो उसका सूत संकाश पारद जैसा सत्व निर्माण होता है, इसमें संदेह नहीं है। बाजारात हिंगुळ काय स्वरूपात व केव्हा व काय नावाने मिळतो? हिंगुळ नावानेच मिळतो। इसमें दो है, एक नेचुरली अवेलेबल और दूसरा शायद संयुक्त बनाते हैं एडलीस, तो कृत्रिम रूप से बनाया गया हिंगुळ, इस प्रकार समझता हूँ। तो बेहतर है जो नेचुरली मिले वही देवे, और फिर उसको भावनाएं देकर करने की कोशिश करें। एवीएस में जो प्रयोग किया गया है वो क्या है, एक बार देखना चाहिए। तो ये अच्छा रहेगा। और वर्ण कुंकुम सदृश, वर कुंकुम प्रभम, तो केवल आर्द्रक रस वगैरह के साथ शुद्धि अगर की जाए तो सूक्ष्म पद्धति से हिंगुल का प्रयोग हो सकता है। मंगेश तुम सुन रहे हो क्या? कॅप्सूल फ्लेक्झिपोर्टे नावाने याच कॅप मिलती। हो सर, तो हिंगुल के बारे में थोड़ा सोचो, शुद्ध हिंगुल प्रयोग में लाने के लिए। अथ मृदार शृंगकम सदलं पीतवर्णञ्च भवेत् गुर्जरमण्डले अर्बुदस्य गिरे पार्श्वे जातं मृदार शृंगकम्। अर्बुदस्य सदल पीतवर्ण और गुर्जर मंडल, ये गुजरात में है। अर्बुदस्य गिरे है, अर्बुदगिरि। अस्मद्देशे यत् वृद्धा मुद्राशंख इति नाम्ना प्रसिद्धा, पश्चिमदेशे तत् मृदाशिंग इति नाम्ना तत्रत्यैर्विधीयते। अतो मुद्राशिंग इति बारे में कुछ लिखा नहीं है।
तो अर्बुदा नाम का कोई पर्वत गुजरात में है क्या? उसके बगल में ये बुद्धा शुंग मिलता है, ऐसा है। दिनेश चौधरी, तुम्हें कुछ पता है? सोमसत्व गुरु श्लेष्म शमनम पूगदापहम रसमंदनम उत्कृष्टम, हाँ जी है। तो वहां अगर मुद्दार शुंग मिलता है तो देखो, मालूम नहीं। पूगदापहम रसबंधनम उत्कृष्टम केशरंजनम उत्तमम। सोमसत्व सीससत्वमिति वृद्धाशृङ्गस्य नामान्तरं तेन सीसक्षारविशेषत्वात् पूगदापः प्रतिनियतोपदंशादिरोगनाशनम्। हाँ बोल, तुम्हारा माइक ऑन करो। हाँ सर, आवाज येते? हॅलो हॅलो, आवाज येतोय सर? हॅलो. हाँ येतोय येतोय। हा, तर हिंगुळामध्ये कसं आहे की पूर्वी नैसर्गिक हिंगूळ मिळत होता, परंतु सध्या नैसर्गिक हिंगूळ खूप कमी मिळतोय, परदेशातूनच येत असतो तो. पण जसा पूर्वी रेग्युलर आपल्याकडे उपलब्ध असायचा तसा सध्या होत नाही. आणि जो आर्टिफिशियल हिंगूळ आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा पाऱ्याचे कंटेंट वेगळे असतात. म्हणजे ऊर्ध्वपतन केलं तर काही वेळेला 60% पारद मिळतो, काही वेळेला 70% मिळतो. म्हणजे त्याच्यामध्ये सुद्धा परत व्हेरिएशन्स आहेत हिंगुळामध्ये. आणि नैसर्गिक मी स्वतः बघितलंच नाही. बघितलंय पण म्हणजे गोपीकृष्ण सरांकडे बघितलंय. पण असं त्याच्यानंतर स्वतः कधी वापरू शकलो नाही. एकच वेळ मला बघायला मिळाला. सध्या नैसर्गिक हिंगूळ मिळत नाही. जो काही मिळतो तो आर्टिफिशियल मिळतो. त्यामुळं तो डायरेक्टली औषधामध्ये वापरणं थोडंसं कदाचित चुकीचं होऊ शकेल सर. हो, हो. ठीक है ठीक है। मैंने हिंगोलत्था पारद देखा था निकालते हुए गोलटकर सर के यहाँ, और वो नेचुरल हिंगोल था। ये मैं बात कर रहा हूँ करीबन 70 साल की होगी, 70-72 इस प्रकार की होगी। तो अभी मुझे भी पता नहीं है नेचुरल मिलता है नहीं मिलता है। बाद में मैंने सुना था कि वो नेचुरल भी मिलना बंद हो गया है और या रेयर हो गया है, और अभी जो मिलता है वो कृत्रिम ही मिलता है। तो ठीक है, देखते हैं आगे। यानी कानि च सत्वानि तानि शुद्ध्यन्ति अशेषतः नातानि शुद्धिवर्गेण। भारतात हिंगोलची खाण आहे का? होगी शायद। पुराने जमाने में भारत का विस्तार बहुत ही ज्यादा था, तो ये शायद उस जमाने की बात है, लेकिन अभी मालूम नहीं किसी दूसरे देशों में है ये स्थिति, थोड़ा देखना पड़ेगा। तो सभी साधारण रस मातुलुंग आर्द्र का, मातुलुंग और आर्द्र इसके जल से त्रिरात्र भावित और शुष्क ये दोष वर्जित हो जाते हैं। तो ये एक देखना पड़ेगा। यानी कानि च सत्वानि तानि शुद्ध्यन्ति अशेषतः नातानि शुद्धि वर्गेण मिलन्ति च परस्परम। सत्व जो है वो शुद्धि वर्ग से अगर धमात होती है तो अशेषतः शुद्ध्यन्ति, पूर्ण शुद्धि उसे जाती है। सद्य भारतात हिंगोलची खाण नसावी। मिलन्ति च परस्परम, और एक दूसरे में मिल जाती है। कि करवाल भैरव नातानि शुद्धि वर्गेण काचटंकण
कराभि शोधनीय गुणमतः एकीभवन्ति ग्रसन्ति इत्यर्थः। मुद्राशृंग पीतवर्णाचे मिळते, पूर्वी नाटकामध्ये चेहरा रंगवण्यासाठी वापरला जायचा लोखंडेकडून काळा। नेचुरल और कृत्रिम को पहचानने का कोई तरीका है क्या? दिखने में नेचुरल अपना अच्छा नहीं दिखता, ये जो आर्टिफिशियल है वो अच्छा दिखता है। और डिस्टिलेशन करते हैं तो उसमें पारद नेचुरल में कम मिलता है, ये कृत्रिम में जो है वो तो पारद और गंधक दोनों को इकट्ठा करके हिंगुल बनाएगा। अब उसका कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है मालूम नहीं है मुझे, हिंगुल कहाँ पे प्रयोग में आएगा। लेकिन शायद ये आईना बनाते समय हिंगुल का प्रयोग होता था, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वहां पारद निर्माण होता है। तो while creating mirror, सर हिंगुल सर बोल। जो आपण आयुर्वेदामध्ये पारा वापरतो ना, तो साधारणपणे तर 1 ते 2% आहे. सगळ्यात जास्त पारा हा शिपिंग मध्ये म्हणजे बोट ज्या असतात ना, तर त्या बोटींसाठी वापरला जातो. तर तिथं बोटी गंजू नयेत म्हणून त्याच्यावरती एक लेयर केला जातो बोटीवरती सभोवताली. तर तो पाऱ्यापासून एक केमिकल बनवतात आणि त्याची पूर्ण लेयर त्या बोटीच्या भोवती लागतात. खरं तर इंडस्ट्रियल यूज ह्याचा पाऱ्याचा खूप जास्त आहे. त्यामुळे आपण आयुर्वेदामध्ये मेडिसिनमध्ये खूप कमी वापरतो. म्हणून सरकार शक्यतो पाऱ्यावरती निर्बंध आणायचा प्रयत्न का करते? कारण इंडस्ट्री मधून तो पाण्यामध्ये किंवा आपल्या ह्याच्यामध्ये येतो आणि त्याच्यामुळे कंटॅमिनेशन होऊन ते आपल्याला हॅझार्डस होऊ शकतं. म्हणून सरकारचं पारदाविषयी थोडंसं नकारात्मक मत आहे. मी पण रसशास्त्रातली सगळीच औषधं पारदापासूनची आहे, तो पारद हमारे लिए एक अहम है। नेचुरल स्वरूप में अगर प्राप्त होता है तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। तो शुद्धि प्रक्रिया अच्छी होनी चाहिए। और टॉक्सिसिटी के बारे में जो देखा है वो केवल लेड टॉक्सिसिटी ही पाई गई है, ये बड़ा अजीब है। पारद इतना जहरीला है, उसके बारे में कुछ भी निकला नहीं है आज तक। केवल लेड टॉक्सिसिटी ही पूरे विश्व भर में देखी गई है, और उसको कैसे हैंडल करें ये अजीब है थोड़ा सा। तो ठीक है, मुझे लगता है कि आणि जर पाऱ्याचं कसं की त्याचं पाऱ्याची सर पाऱ्याची स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी ती 13 आहे, म्हणजे खूप हेवी आहे पारा. त्यामुळे डायजेस्टिव्ह सिस्टीम मध्ये ऍब्सॉर्ब होत नाही, तो मलप्रवृत्तीतून निघून जातो. ये लेकिन साक्षीभूत होकर बहुत सारे द्रव्यों में काम करता है, कैटालिटिक एक्शन है, ये अहम मुद्दा है। और फिर अल्पमात्रोपयोगित्व वगैरह ये सभी गुण भारत के जरिए प्राप्त हो जाते हैं, तो ये उस हिसाब से महत्वपूर्ण है भारत। लेकिन ठीक है, हमें थोड़े प्रयास करने चाहिए इसके बारे में। ये तो मुझे शिप में इसका प्रयोग है ये तो मालूम नहीं था। CFN में पारद था बीच में जो बल्ब्स बनते थे, अभी LED आ गया, तो मालूम नहीं है किस प्रकार से बदलते रहेंगे, और इंडस्ट्रियल यूज उसका है जो बदलता रहेगा। तो इति रसरत्न समुच्चय बाधिन्या तृतीयोऽध्यायः। इति श्री वैद्यपति सिंहगुप्तस्य सूनो वाग्भटाचार्यस्य कृतो रसरत्न समुच्चये उपरस साधारण रसानां शुद्ध्यादि निरूपणः नाम तृतीयोऽध्यायः। चतुर्थोऽध्यायः अथ रत्नानि अथ मणयः मणयोऽपि च विज्ञेया सूतबन्धनकारकाः। तो रत्न जो है वो भी सूतबंधन करने वाले इस प्रकार के बताए गए हैं। वैक्रांत सूर्यकांतश्च हीरकं मौक्तिकं मणिः चंद्रकांतस्तथा चैव रागावर्तश्च सप्तमः गरुडोद्गारकश्चैव ज्ञातव्या मणयस्त्वमी। गरुडोद्गारकश्चैव
पुष्परागो गोमेदश्च पद्मरागः प्रवालकं वैदुर्यं च तथा नील एते च मणयो मताः यत्नतः संगृहीतव्याः रसबन्धस्य कारणात्। तो प्रयत्न पूर्वक उसका संग्रह सभी का करे। तो विक्रांत, सूर्यकांत, हीरक, मौक्तिक, मणि, चंद्रकांत, राजावर्त 1 2 3 4 5 6 7। मणि एक अलग होगा। विक्रांत, सूर्यकांत, हीरक, मौक्तिक, मणि, चंद्रकांत, राजावर्त। गरुड़ोद्गारकश्चैव, नहीं तो ये मणि अलग रखेंगे। चंद्रकांत, राजावर्त, गरुड़ोद्गारक, गरुड़ोद्गारक ये 7वां। ज्ञातव्या मणयस्त्वमी। पुष्परागो गोमेदश्च पद्मरागः प्रवालकं वैदुर्यं च तथा नीलम। प्रवाल और वैदुर्य अलग आए। नील एते च मणयो मताः, ये सब मणि बताते। तत्र आदौ रत्नानां सामान्य कार्यमाह मणय इत्यादि। मणयः रत्नानि। रत्नशब्दस्य निरुक्ते राजनिघण्टु उक्ता धनार्थिनो जना सर्वे रमन्ते अस्मिन् अतीव यत् ततो रत्नमिति प्रोक्तुं शब्दशास्त्र विशारदैः। तो धन की इच्छा करने वाले लोग जिसमें रममाण होते हैं, अतीव रममाण होते हैं, इसलिए उसको रत्न ये संज्ञा प्राप्त हो गई है। शुद्धबोध कारकत्वं सामान्य कार्य। मणीनां नामानि आह वैक्रांत इत्यादि। वैक्रांतादि नीलांता 14 मणिभेदाः। वैक्रांता चुणी विशेष इति लोके सूर्यकांत स्वनाम ख्यातः आतस्पाथर इति लोके। यद्यपि गुणादिकं नोक्तम् तथापि गुणांतर दर्शनात् ज्ञातव्यः। यथा राजनिघण्टौ सूर्यकांतो भवेत् उष्णो निर्मलं आतस्पाथर न तो भवेत् उष्णो निर्मलश्च रसायनः स्वातश्लेष्मरो श्लेष्मेध्य पूजनात् रवितुष्टिकः। तो उसके पूजन से रवि की तुष्टि होती है, रवि प्रसन्न होता है। मणिस्फटिकोपल अस्यापि गुण यथा राजनिघण्टो। तो राजनिघण्टो इसमें इसके बारे में ज्यादा है। पित्तदाह रोगघ्न प्रत्न समवीर्यश्च इति। तो ये निघंटु इनका ग्रंथों का काल बृहत्त्रयी के बाद और रसशास्त्र के पहले, उदय के पहले इस प्रकार का निश्चित होना चाहिए। जिस प्रकार से पौराव पर ये इसमें आ रहा है। तो चंद्रकांत सस्तु शिशिरः स्निग्ध पित्तास्त्र तापरुत् शिव प्रीतिकर स्वच्छः ग्रहा लक्ष्मी विनाशकृत् इति। राजावर्तः पश्चिमदेशे रेवट्टी नाम्ना ख्यातः है। गरुड़ोद्गारक मरकत इति लोके। पन्ना है। पुष्परागः पीतवर्ण मणिविशेषः पोखराज इति लोके। गोमेद रक्तवर्ण मणिविशेषः पद्मराग रक्तवर्ण मणिविशेषः। एतस्यापि गुण यथा राजनिघण्टो माणिक्यं मधुरं स्निग्धं वातपित्तप्रशमनं प्रणाशनं रत्नप्रयोग प्रज्ञानां रसायनकरं परम्। माणिक्यः पद्मरागः इति। रत्नप्रयोग प्रज्ञानां रसायनकरं परम्।
वैडूर्यं विदुर भूमिजं भूमिजमणि विशेषः पश्चिमे लशुनिया इति ख्यातः। तो लसनिया नाम से एक मिलता है। तच्च मेघ गर्जनेन अंकुरो भवति इति प्रसिद्धि। नील इंद्र नील नीला इति ख्यातः। पद्मरागेन्द्र नीलाख्यौ तथा मरकतोत्तमः पुष्परागस्य वज्राख्यः पंचरत्नवरास्कृताः। तो पद्मराग इंद्र नील मरकत पुष्पराग और वज्र ये 5 रत्न वर है। माणिक्य मुक्ता फलविद्रुमाणि ताक्षंच पुष्पं विदुरंच नीलम गोमेतकंचाथ विदूरकंच क्रमेण रत्नानि नवग्रहाणाम्। तो नवग्रहों के 9 रत्न है। माणिक्य ये पहला रवि का होगा। मुक्ता फल ये चंद्र का। विद्रुम ये मंगल का। तार्क्ष्य ये बुध ग्रह। पुष्पन सिंदूर ताक्षर पुष्पम ये गुरु का। विदुरंच ये शुक्र का। नीलम ये शनि का। गोमेदक राहु और विदुरक ये केतु का। इस प्रकार का होना है। एक बार देख लेते हैं। तो पुष्प जो है वो पुष्य या पुष्कराज इस प्रकार से कहा जाता है। ग्रहाणो मैत्र्या गृहाणा नवग्रहाणां मैत्री प्रसादम अनुलक्षीकृते महान ग्रहानुमेयौ मैत्री तथा नवग्रह प्रसादन हेतुना इत्यर्थः कुर्विन्दः पद्मराग क्रमेण पौरापर्यानुसारेण मुद्रया अंगुरीयकेण सह धृता इष्टसिद्धौ अभिलषितफललाभाय भवति इति शेषः। तो ये पुष्कराज काफी प्रचलन में है वास्तव में। तो प्रतिकूल ग्रहार्चनम ये वाग्भट में सूत्र आया है। तो प्रतिकूल ग्रह है उनकी अर्चना करें तो उसके हिसाब से ये मंत्र या मणि धारण इस प्रकार का बताया गया है। और मैंने एक ज्योतिषी से थोड़ा अजब सुना था। उनका कहना था कि जो प्रतिकूल है उनको अनुकूल करने की कोशिश में ज्यादा सफलता नहीं मिलती, लेकिन जो अनुकूल है वो उनको ज्यादा वश कर ले सकते हैं ताकि वो प्रतिकूल ग्रहों का परिणाम कम हो। तो उनका कहना था कि जो अनुकूल ग्रह है उसके बारे में ज्यादा सोचे। ग्रंथों में तो प्रतिकूल ग्रहार्चनम इस प्रकार का है। तो अनुकूल को अगर ज्यादा प्रसन्न करवा लेंगे तो वो प्रतिकूल वालों को भी उनका भी परिणाम कम करेंगे, ऐसा उनका कहना था। और इसमें ये भी देखा जाता है कि हर राशि का एक स्वामी होता है और वो अगर मूल स्थान में इस प्रकार के है, लग्न स्थान में इस प्रकार के है, तो वो उच्चिका कहा जाता है। और फिर उसके अच्छे पर इस प्रकार के मिलते हैं। तो कर्केचा गुरु मेषेसा रवि ये बातें बताई जाती है कि मेष लग्न स्थित अगर सूर्य है, कर्क स्थित गुरु है तो वो अच्छे गुण देने वाले, अच्छे परिणाम दिखाने वाले इस प्रकार के होते हैं। अभी उनको और अनुकूल कराने के लिए ये अगर
उनका धारण किया जाता है तो एक बेहतर ऑप्शन रहता है। और दूसरी चीज, धारण करने से पहले उसको साथ में रखते हैं जेब में वगैरह इस प्रकार से, और उससे अगर कुछ अच्छे परिणाम निकल आए तो फिर ये जो व्यास विरचित नवग्रह स्तोत्र है उसमें से श्लोक पर्याप्त होगा, उसका कम से कम 108 बार जाप करके उसको दुधाभिषेक या जलाभिषेक इस प्रकार से करते हैं, फिर उसकी अंगूठी बनानी है और फिर उसका धारण करना है, तो ये लाभदायक होता है, ऐसा कहना है। तो पुष्कराज हो या दूसरे कोई इस प्रकार के रत्न हो, तो जपाकुसुम संकाशम काश्यपे महाद्युतिम समोरम सर्व पापघ्नं करोतु दिवाकरम वगैरह इस प्रकार के श्लोक है हर ग्रह के लिए। तो ये इस प्रकार के मंत्र से उसको सिद्ध करके फिर उसको पहनना ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का होता है। माणिक्य सूर्य मुक्ता चंद्र प्रवाल मंगल तार्क्ष्य बुध पुष्कराज गुरु हीरक शुक्र नीलम शनि गोमेद राहु वैडूर्य केतु। अभी एक बात हो सकती है कि जो श्रीमान लोग हैं, कैंसर के मरीज है, उनके बारे में मैंने अभी तक सोचा नहीं था। हीरक भस्म भाग्यवाड़ी करने की दृष्टि से कैंसर के लिए प्रयोग करना आरंभ किया है, पता नहीं है, वो केवल रसायन अच्छा बताया गया है, लेकिन मेरे ख्याल में उसका संबंध शुक्र धातु से, कैंसर में शुक्र दृष्टि है जो इस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन से और शुक्र का हनन करने से हुई है, और हीरा उसके लिए एक अच्छा है। तो हीरक भस्म तो हम प्रयोग में ला ही रहे हैं, लेकिन जिनको पॉसिबल हो उनको हीरे की अंगूठी पहनने के लिए कहेंगे तो भी शायद थोड़ा परिणाम होगा। काफी कॉस्टली है हीरे की अंगूठी, लेकिन आप कितना लेना चाहते हैं वो भी निर्भर होता है। अगर बहुत छोटा हीरा लेते हैं तो भी बात हो सकती है, लेकिन ये बात ध्यान में रख सकते हैं कि ये हीरे की अंगूठी पहनने के लिए बताएंगे तो शायद उसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और ये भी एक अलग शास्त्र है कि किस ग्रह की अंगूठी का किस व्यक्ति में प्रयोग करना है, तो ये ज्योतिष के आधार पर निश्चित करने की कोशिश करें, और वैद्यों में खुद प्रचलन शुरू हो ये थोड़ा सा देखिए, वो करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार करेंगे। ग्रहानुमैत्र्या कुर्विंद पुष्प प्रवाद मुक्ता फलताक्ष्य वज्रम नीलाक्य गोमेद विरुण क्रमेण मुद्रा धृतमिष्ट सिद्धि। तो मुद्रा का धारण इस प्रकार का करना है। रत्न अंगूठी का प्रभाव लाइफ लॉन्ग रहता या कुछ कालांतर पर अंगूठी की रत्न बदलना चाहिए, अंगूठी का रत्न बदलना चाहिए। ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन शुद्धि उसकी होनी है। मैल जमा हो जाता है तो उसको धोना है, निकालना है उस मैल को, ये तो करना चाहिए। इसका प्रभाव कम होगा या नहीं होगा इसके बारे में तो पता नहीं है। और अगर बड़ा रत्न और छोटा रत्न, इसमें बड़े रत्न का प्रभाव ज्यादा रहेगा, ऐसा भी थोड़ा सा है। तो अंगूठी में धारण करे, खास करके जो बीच वाली अंगूठी है, मध्यम मिडिल फिंगर, वो शनि की बताई जाती है, और उसमें सिर्फ शनि का नीलम ही डालना है, बाकी कुछ उसमें डालना नहीं।
और वो भी पहले अगर किसी ने बताया हो ज्योतिषी ने कि ये तुम्हारे लिए लाभदायक होगा तो ही करे, कुछ दिन पहले ट्रायल करे और फिर वो अगर लाभदायक सिद्ध होता है तो ही प्रयोग करे, ऐसा थोड़ा सा है। बहुत सारे मरीज में देखता हूँ वो बीच वाली अंगुष्ठ अंगुली में दूसरा कोई रत्न डाल देते हैं ऐसा, या बदलते रहते हैं। तो मैं सुझाव देता हूँ कि इस बीच वाले अंगूठे में तो कुछ नहीं रखना है इस प्रकार से। तो इंडेक्स फिंगर और ये कनिष्ठिका का तुरंत बाद इसका तर्जनी, इंडेक्स फिंगर तर्जनी है और ये इसमें गुरु का पहना जाता है इस प्रकार का। लेकिन ये एक अच्छा तरीका है कि इस प्रकार से रत्नों का धारण करें तो उसका एक प्रभाव रहता है। रसे रसायने दाने धारणे देवतार्चने मूल सूक्ष्म सुलक्ष्माणि सुतानि रत्नानि सिद्धे। तो पारक बंधन के लिए, रसायन के लिए, दान देने के लिए, धारण करने के लिए और देवतार्चन करने के लिए सुलक्ष्माणि, इनके अच्छे लक्षण है। सुजातिनी और सुजात इस प्रकार की है। रत्नानि उक्तानि सिद्धे, इस प्रकार के रत्न सिद्ध के लिए अच्छे बताए गए। मैंने अबुधाबी में देखा था, मेरा जो पुष्कराज है वो मैंने देखा था वहां पे, वहां उनके पास कोई यंत्र था तो उन्होंने इस यंत्र के जरिए देखा और कहा कि ये बहुत ही अच्छा पुष्कराज है जो आपको मिला है। इस प्रकार से घोड़े की नाल की अंगूठी भी शनि के लिए पहनाते हैं कुछ लोग मिडल फिंगर में। घोड़े के नाल की अंगूठी मैंने पहली बार सुना। ठीक है, जो भी प्रचलन इसमें है वो सभी हमें देख लेना चाहिए। और शनि का जो साढ़े साथी है वो पूरे लाइफ में 3 बार आती है। तो एक बचपन में आती है, वो ज्यादा कष्टदायक नहीं होती, मिडिल एज में ज्यादा कष्टदायक है, और फिर उसके आगे प्रौढ़ावस्था में आती है वो भी कष्टदायक हो सकती है। तो उस सिलसिले में ये शनि का जाप करवाना ये एक बात होती है, और हनुमान की पूजा अर्चा करना ये दूसरी बात होती है। तो ज्यादातर हनुमान और शनि का मंदिर इकट्ठा होता है, और ये प्रतिकूल ग्रहार्चनम के बजाय अनुकूल हनुमान को करवाना ये ज्यादा अच्छा है, ऐसा लोगों का कहना है। तो एक केवल हनुमान ही ऐसे रहे कि शनि उनको कुछ तकलीफ नहीं दे पाए, तो हनुमान की पूजा अर्चा ये एक बात हो सकती है। तो कल ही मैं किसी से बात कर रहा था, उसकी लड़की 14 वर्ष की है और उसको नेजोफेरिंजियल कैंसर है। एक बार ऑपरेशन कर चुके हैं, अब फिर से वो बढ़ गया है और फिर से डॉक्टर की सलाह ऑपरेशन की है, नहीं तो ये ऐसा होगा वैसा होगा, डरा। तो उनका कहना था कि मेरा इतना पैसा इसमें खर्च हुआ है इस लड़की के इलाज के लिए, और बाकी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो मैंने सुझाव दिया था कि आप जन्मपत्री देखिए और उसके हिसाब से कुछ करना है तो ये करना पड़ेगा। हाउ टू आइडेंटिफाई ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट रत्न फ्रॉम वेयर यू परचेस इट। ये विश्वास का ही मामला है दादा। प्रामाणिक व्यक्ति मिले तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रामाणिक व्यक्ति को ढूंढना भी उतना आसान इस प्रकार का नहीं है। तो ये तो विश्वास की बात इस प्रकार की रहेगी। यंत्र के द्वारा मुझे मालूम नहीं, मैंने पहली बार ऐसा देखा कि यंत्र के द्वारा टाटा सर्टिफाइड यंत्र नहीं मिलता। अभी मैं कभी तनिष्क में गया नहीं हूँ,
तनिष्क की शोरूम्स सभी जगह है और काफी ऊंचे लोगों का ही ये मामला रहेगा। लेकिन एक बार देख लेना चाहिए कि ऐसा सर्टिफाइड रत्न मिलता है क्या। शनि के लिए क्या स्त्रियां भी हनुमान अर्चना कर सकती है? जरूर कर सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे उत्तर भारत में हनुमान चालीसा का प्रचलन ज्यादा है और हमारे यहाँ महाराष्ट्र में भीमरूपी स्तोत्र जो रामदास विरचित इस प्रकार का है, उसका प्रचलन ज्यादा है। तो कम से कम हर शनिवार को हनुमान जी का दर्शन देना और चाहे तो फिर ये रुई के पत्तों की माला या तेल वगैरह देना, ये करते हैं। लागूबंधूची गुड, लागूबंधू इज गुड फॉर रत्न। ओके, तो ठीक है, इस प्रकार से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेथड से रत्न की शुद्धता जांची जाती है। ठीक है, अभी इसके बारे में ज्यादा बहस तो कहीं हुई नहीं है, किस प्रकार से रत्नों का प्रयोग किया जा सकता है वगैरह इस प्रकार से। और एक पॉजिटिविटी इसमें क्रिएट होगी, ये अलग बात है, लेकिन इसमें हमें ही प्रयास करने हैं आगे। थोड़ी प्रतिकूलता कम हो जाए, थोड़ी अनुकूलता बढ़े, तो शायद ये दुख कम हो और सुख बढ़े, ऐसा होगा। लेकिन जो परिस्थितियां हैं उसको हमें ही फेस करना है, उसका दूसरा कोई इलाज नहीं है। लेकिन ये इसमें लाभदायक होते हैं और कुछ हद तक हमें उससे राहत मिलती है, ये तो सही है। What happened next in nasopharyngeal CA? नहीं, मैंने उनको कहा कि एक सेकंड ओपिनियन ले लो ऑपरेशन के बारे में, क्योंकि पहले 21/24/24 ऐसा कुछ साइज था और 21/21/20 ऐसा कुछ साइज था। अब 21 के बदले दो जगह 24 हो गया, 20 का 20 ही रह गया, ऐसा कुछ है। तो 3 मिलीमीटर 2 महीनों में बढ़ा है। तो मैंने कहा ये रफ्तार ज्यादा नहीं है, उसको तकलीफ ज्यादा नहीं है, नस्य वगैरह चालू है, मैंने ख्याल से दिया है नस्य के लिए। तो एक फ्रंटल साइनस ब्लॉक होने जा रहा है, ऐसा है। तो इस प्रकार से मैंने पहले एक केस ट्रीट की थी नेज़ोफेरेंजियल की, उसमें अंत में साइनस बन गया एक अंदर और फिर उसकी बहुत कष्टदायक मृत्यु हुई। वो करीबन 34-35 बरस की औरत थी और अंत तक मेरे ही साथ रही। एलोपैथी में कुछ करने लायक था नहीं, फिर भी हमने एक ओपिनियन लिया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक दूसरी पैलेट, अपर पैलेट वाली केस थी, तो हार्ड पैलेट का कैंसर था, उसमें भी एक साइनस निर्माण हुआ और काफी दर्द वगैरह होता था, वगैरह फंगेट भी हुआ था। तो ये काफी मुश्किल है केसेस ट्रीट करने के लिए और ये तो छोटी लड़की है, 14 वर्ष की ही है, तो इसमें वो बहुत दिक्कत वाली बात है। और उसका कहना था मुझे चॉकलेट खाना है, मैंने ठीक है कहा 15 दिन में एक बार खाओ। दूध 2 लीटर ले लीजिए, दूध के साथ की रोटियां भी शुरू की थी, उसका कहना था नहीं मुझे चॉकलेट खाना है। मैंने कहा ठीक है खाओ, एक बार 15 दिन में एक बार खाओ। तो ये अजीब होता है थोड़ा सा। तो इस सभी स्थिति में खास करके कैंसर के बारे में थोड़ा सा सोचना जरूरी होगा, क्योंकि पूर्व जन्म से क्या लेके आए हैं, ये भी एक इसमें अहम बात होती है। और वो इसके बारे में अगर कुछ पता चले तो शायद हम कुछ कर पाए, ये ग्रह के हिसाब से वगैरह इस प्रकार से।
तो रस रसायन दान, दान की भी बात कही गई है, इनका दान करे, धारणे देवतार्चने। अब ये तो देवता अर्चन, अलंकार पहनाए जाते हैं, उस अलंकार में रत्नों का प्रयोग हो सकता है, लेकिन उसके लिए सिक्योरिटी वगैरह बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। तो सुलक्ष्माणि सुजातीनि रत्नानि उक्तानि सिद्धे, तो सुजाति वाली इस प्रकार की सुलक्ष्मण लक्ष्मण इस प्रकार की रत्न इस सिद्धि के लिए अच्छी इस प्रकार की बताई गई। माणिक्यम पद्मरागाख्यम द्वितीयम नीलगंधि च, माणिक्य को पद्मराग और दूसरा नीलगंधि। कुशेशय दलच्छायम स्वच्छम स्निग्धम महत् स्फुटम वृत्तायतम समंगातरम माणिक्यम श्रेष्ठम उच्यते। मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि जेमोलॉजी एक साइंस है अलग, और उनमें से कोई हमें मिले कि जो इनके बारे में बता सके, फोटोग्राफ्स दिखा सके वगैरह वगैरह। वैसे नेट में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी इंटरनेट में, लेकिन थोड़ा देखना चाहिए इसके बारे में। जिसको इसमें दिलचस्पी है, ज्योतिष और आयुर्वेद, और खास करके उसमें भी रत्न, ज्योतिष में भी काफी अंग रहेंगे। मैं 3 तरीके से ज्योतिष का विचार करता रहा, एक डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस और ट्रीटमेंट। तो कभी कभी संदेह होता है डायग्नोसिस में कि कैंसर है या नहीं है वगैरह इस प्रकार से। प्रोग्नोसिस क्या है, बचने वाला है नहीं है, या मृत्यु निश्चित इस प्रकार की है। और तीसरा जो है चिकित्सा के बारे में, अगर इसमें से कुछ सुझाव मिलते हैं, किसी मंत्र का जाप करना, किसी रत्न का धारण करना वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो इन 3 तरीके से ज्योतिष में हम दिलचस्पी ले सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। हमारे साथ एक तो सरिता जोशी मेडिटेशन है एलोपैथी की, वो जुड़ी हुई है, और वो इसमें इन तीनों के बारे में काम करती है। तो मैं काफी मरीजों को उससे सलाह लेने के लिए कहता हूँ। दूसरे भी एक यहाँ पेडिट्रिशियन है चिंचवड़ में, उन्होंने अपने कार्ड पर लिखा है कि ज्योतिषी भी है, वो पेडिट्रिशियन है और फिर भी ज्योतिषी भी है इस प्रकार से। तो वो भी एक अच्छे है। भस्म केल्यावर रत्नाचा प्रभावात फरक पडत असेल का? भस्म ऐवजी पिष्टी वापरणे अधिक योग्य आहे का? ज्यादातर पिष्टी का ही प्रयोग होता है, भस्म उतनी मात्रा में प्रयोग में नहीं लाया जाता। प्रवाल भस्म सूर्य पुट्टी, प्रवाल भस्म अग्निपुट्टी इस प्रकार से बनाए जाते हैं, वो मूल गुणधर्म के खिलाफ है। प्रवाल भस्म चंद्रपुट्टी यही कॉमन प्रचलन है, और इसमें सिर्फ कल है, एक्चुअल अग्नि संस्कार नहीं है। लेकिन सूर्य पुट्टी और अग्निपुट्टी प्रवाल भस्म ये भी है, और मिलता भी है बाहर। तो भस्म का प्रयोग कहाँ करें और इनका प्रयोग कब करें, पिष्टी का प्रयोग कब करें, ये थोड़ा सा देखना चाहिए। और वैसे पिष्टी ज्यादा महंगी नहीं, तो आसानी से पिष्टी का प्रयोग कर सकते हैं। नवरत्न कल्पामृत रस करके है, महेंद्र शर्मा ने मुझे सुझाव दिया था कि कैंसर में वहां प्रचलन ज्यादा है, आप भी इस्तेमाल करो। तो मैं कभी कभी इसका इस्तेमाल करता हूँ, नवरत्न कल्पामृत इसका। तो उनसा फार्मेसी का है, काफी सस्ता है, ज्यादा महंगा इस प्रकार का नहीं। तो इन सभी में हमें ये देखना पड़ेगा। एक ज्योतिषी का कहना था कि जैसे गाड़ी की सर्विसिंग ऑयलिंग होती है, उसी प्रकार से सभी ग्रहों के बारे में एक बार ग्रहों मंत्र जाप करवा लेना चाहिए। उसके अलग अलग है, कितने जाप होना चाहिए। आपके लिए एक 18,000 इस प्रकार का बताया, हर एक का अलग अलग है।
खुद करे तो ज्यादा अच्छा है, खुद नहीं कर सकते हैं तो ब्राह्मणों द्वारा भी किया जाता है, वो भी प्रचलन में है। और वो प्रामाणिक होने चाहिए ऑफ कोर्स, कि जिनको हम कहेंगे वो तो पैसे लेकर करते हैं, लेकिन सही रूप से जाप हो, ये थोड़ा देखना पड़ेगा इस प्रकार से। तो मुझे लगता है कि पिष्टी ज्यादा अच्छी है प्रयोग में लाने के लिए। कुशेषे दलच्छायं स्वच्छं स्निग्धं महत्स्फुटं वृत्तायतं समं गात्रम्। तो कुशेषे दल जैसा स्वच्छ स्निग्ध महत्स्फुट वृत्त आयत विशाल भी है, समं गात्रम माणिक्यम श्रेष्ठ उच्यते। नीलम गंगाम्बु संभूतम नीलगर्भारुणच्छवि पूर्वमाणिक्यवत् श्रेष्ठम माणिक्यम नीलगंधित। नीलगंधी माणिक्य है। तो गंगाम्बु संभूतम, मालूम नहीं गंगा में कहाँ मिलता है इस प्रकार से। नीलगर्भारुणच्छवि, जिसमें नील वर्ण अंदर है और अरुण वर्ण है, कांति है। पूर्व माणिक्यवत श्रेष्ठम, ये भी पूर्व माणिक्यवत श्रेष्ठ है। माणिक्यम नीलगंधी, तो नीलगंधी माणिक्य कहते हैं। रंधकारकस्य मालिन्य रौक्ष वैशद्य संयुतम चिपिटम लघु वक्त्रं च माणिक्यम दुष्टम अष्टधा। रंध्र जिसमें छिद्र हो, कार्कश्य कर्कशता हो, मालिन्य रौक्ष अवैशद्य संयुतम चिपिटम लघु वक्त्रं च माणिक्यम दुष्टम अष्टधा। तो ये माणिक्य दुष्ट माणिक्य इस प्रकार का बताया गया। माणिक्यम दीपनम वृषण कपवात क्षयातिन भूत वेताल पापघ्नम कर्मज व्याधिनाशनम। अरे वाह, ये दीपन वृक्ष्य कपवात क्षय और अर्ति इनका नाश करने वाला। भूत वेताल पापघ्नम, ये तो और है, वेताल का पहली बार देखा, भूत अभी कई जगह आया था, और पापघ्नम कर्मज व्याधि नाशनम, और कर्मज व्याधि का नाश करने वाला। उस हिसाब से शायद बहुत सारे रोगों में प्रयोग हो सकता है। माणिक्य पुष्टि मिलती है मेरे ख्याल में, देखना चाहिए। माणिक क्या दिखा रहा हूं। तो ठीक है, मुझे थोड़ा सा लगता है कि हम बाजार में क्या उपलब्ध है, किस फॉर्म में उपलब्ध है, उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करें, देखें, और फिर प्रयोग में लाने की कोशिश करें। कर्मज व्याधि वाले बहुत मरीज रहते हैं, जैसे अभी ये नेजोफेरेंजियल कैंसर वगैरह जो मैंने बताया। पूर्वी एंगेजमेंटची अंगुठी लाल खड्याचीच असायची, बहुधा माणिक्याची, त्यामागे काय कारण असावे असे। इन गुणधर्मों को देखकर शायद हो सकता है, देखना पड़ेगा। ठीक है, रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठा श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हिन्दं वैद्यवर्गो हिन्दम्।
शांति शांति शांति। विरम्य